सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा कमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कार्निवल एक नए पड़ाव पर है। हम पहुंच चुके हैं झारखंड के बाबा धाम। देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का बैद्यनाथ मंदिर दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु रोजाना यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ राजनीतिक गहमा गहमी भी है और हलचल भी। हम पहुंचे हैं इसीलिए यहाँ की जनता से ये समझने कि आखिर इस बार वो किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं, नई सरकार जो उनकी बन रही है। अगर देवघर की सीट के बारे में बात करें तो ये गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। गोड्डा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और देवघर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर करीब 52,000 हैं और अनुसूचित जनजाति के वोटर करीब 22,000। शहरी वोटर के मुकाबले यहाँ ग्रामीण वोटरों की संख्या ज़्यादा है। तो ये तो रही बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन क्योंकि हम बाबा धाम में हैं, इसलिए शुरुआत कुछ भक्ति के रंग से, भक्ति के गीत से। और कन्हैया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप क्या सुनाएंगे हमें? यहाँ का जो हमारे ज्योतिर्लिंग कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ जो विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पर कैसे आए हैं, तो हमारे मठाधीश्वर स्वर्गीय भक्तिदानंद ओझा जी ने लिखा है, देवघरे विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ। यही सुनाएंगे। देवघरे हो देवघरे हो, देवघरे विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ। देवघरे विराजे गौरा साथ, ओ देवघर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ। देवघर विराजे गौरा साथ। धन धन रावण राजा कर जाई तो हर पूजा। धन धन रावण राजा कर जाई तो हर पूजा। पारस मणि यानी डले हाथ बाबा भोलानाथ। देवघर विराजे गौरा साथ, हो देवघर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ। देवघर विराजे गौरा साथ। कत लोटा घड़ा गिरे, धक्का भक्त चढ़े सिरे। मैं जरूर वर्णन करना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला सावन का हमारे ही यहाँ लगता है और इतनी अच्छी व्यवस्था मेले में होती है कि 105 किलोमीटर लोग पैदल आते हैं। पहले तो लोग जो है जाते थे बाबा के अंदर जल चढ़ाते थे, लोग बाबा के ऊपर चढ़ जाते थे, बाबा बुरा नहीं मानते थे। लेकिन हमारे सांसद महोदय के आने के बाद अर्घास सिस्टम का भी यहाँ पर प्रचलन हुआ है, जिससे कि भक्त जो है बहुत खुश हैं क्योंकि लाखों की संख्या में आते हैं। तो उस समय जो भक्तिदानंद जी ने लिखा मैं सुना रहा हूँ। कतल लोटा घड़ा गिरे, धक्का भक्त चढ़े सिरे। कतल लोटा घड़ा गिरे, धक्का भक्त चढ़े सिरे। सहे छतन कता उत्पात बाबा भोलानाथ। देवघर विराजे गौरा साथ। ताली जरूर बजाएं। देवघर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ। देवघर विराजे गौरा साथ। शुक्रिया। और बाबा की भक्ति के इन स्वर के बाद हमारे बेहद खास पैनलिस्ट को हम अब एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे। गोड्डा से सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी, बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर उदय प्रकाश हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। सुरेश पासवान को आना था, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन संजय शर्मा जेएमएम के जिला अध्यक्ष साथ ही हमारे साथ हैं। और रामनंदन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, स्थानीय पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। निशिकांत जी, आपसे अगर मैं शुरू करूं, देवघर में इस बार चुनाव क्या अलग होने वाला है? क्योंकि मौजूदा विधायक जो हैं वो तीसरी बार उन्हें टिकट मिला है और वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार के चुनाव क्या वाकई अलग होंगे और कितनी चुनौती होगी उनके लिए इस बार? कि 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती। इसके पहले गठबंधन में ये सीट जेडीयू के पास हुआ करता था। तो जब से मोदी जी आए हैं तब से उनकी लहर जो है इस देवघर में है। और मैं ये कह सकता हूँ
कि पहली सीट जो रिजर्व सीट है 81 में से, वो ये देवघर है और हम भारी बहुमत से इस सीट को जीते। मुद्दे क्या होंगे बीजेपी के विधायक उम्मीदवार के लिए? आप किन मुद्दों पर बीजेपी इस बार वोट मांग रही है? क्योंकि आपके विपक्षी कह रहे हैं कि मुद्दे आपके पास है नहीं और आप लोग चुनाव मैदान में उतर गए। लोकसभा चुनाव में भी यही कहते थे, और लोकसभा चुनाव का इतिहास है कि पहली बार मुझे 1,90,000 वोट मिला, दूसरी बार 3,80,000, तीसरी बार 6,37,000 और इस बार तकरीबन 7 लाख वोट मिला। मुद्दे क्या हैं? जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया तो देवघर से जब मुझे गोड्डा जाना था ना, तो 4 घंटे लगे मुझे गोड्डा पहुँचने में। और आज आप मेरे साथ देवघर से गोड्डा चलिए, मैक्सिमम 1 घंटे 30 मिनट में आप पहुँच जाए। ये देवघर जहाँ की MRI नहीं था, CT स्कैन नहीं था, अच्छे डॉक्टर नहीं थे, उस देवघर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिए। जिस देवघर में लोग ट्रेन के लिए तरसते थे, आज उस देवघर में वंदे भारत से लेके हवाई जहाज तक चलता है। जिस देवघर में एक ITI कॉलेज नहीं था, आज इस गोड्डा लोकसभा में 13 ITI कॉलेज हैं और सभी केंद्र सरकार के पैसे। इस गोड्डा लोकसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आज 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 3 एग्रीकल्चर कॉलेज है। और सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न इंडिया का 2 बड़ा इंस्टीट्यूट, डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज, न बिहार में डेयरी की पढ़ाई होती है किसानों की यदि बात करें, न बंगाल में होती है, न उड़ीसा में होती है, न नॉर्थ ईस्ट में होती है, वो झारखंड में होती है और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी हसदिया में होती है। होटल मैनेजमेंट, यहाँ झारखंड का यदि सबसे ज़्यादा कहीं होटल है, उदय प्रकाश जी वगैरह सब होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा होटल देवघर में। होटल मैनेजमेंट का कॉलेज, जिसको फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, वो यहाँ बनकर तैयार है और उसकी पढ़ाई अभी इस साल चालू हुई है। यदि रांची के बाद सबसे बढ़िया कोई बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम है, तो स्टेडियम जो है केंद्र सरकार ने दिया है यहीं देवघर में। तो देवघर में ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे मैं अभी अपोजिशन को सुन रहा था, यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं 2009 से एक ही बात कहता था, जो यहाँ के अभी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं RJD के, उनकी पूरी राजनीति एक ही गांव से हुई। हम लोग पुनासी डैम बनाना चाहती थी, 1980 में बनाना चाहती थी, कोई नया नहीं कि मेरे कारण बन रहा था। उसका विरोध करके वो जिंदगी भर विधायक रहे। और मैंने कहा कि हर कीमत पर उस पुनासी डैम को बनाएंगे। उसके लिए मैंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया, अर्जुन मुंडा जी के खिलाफ। उससे भी जब मामला नहीं पलटा तो मैं झारखंड हाई कोर्ट गया, और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से आज पुनासी डैम बनकर तैयार है, जो 1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई देगा और इस देवघर शहर को पीने का पानी देगा। जी, ये लिस्ट आप सुन रहे हैं संजय जी, ये लंबी लिस्ट है और आप लोगों को इंडिया ब्लॉक को इसका मुकाबला करना है इसी मैदान में। आपने इनसे पूछा कि मुद्दा क्या होगा, मुद्दा तो इन्होंने बताया नहीं। मैं बता देता हूँ। मुद्दा है जो सौतेला व्यवहार केंद्र झारखंड के साथ करता आ रहा है। मनरेगा का पैसा नहीं दे रहा है, 15 फाइनेंस का पैसा नहीं दे रहा है, हमारा रॉयल्टी जो है वो नहीं दे रहा है। मुद्दा ये बनेगा, मुद्दा बनेगा कि झारखंड को चौराहे पर लाकर आपने खड़ा किया। मुद्दा बनेगा 2 दशक तक आपने शासन किया यहाँ, उसके बाद झारखंड को चौक पर छोड़ दिया। मुद्दा तो बहुत सारे हैं जो हम मुद्दा बनाएंगे। ये मुद्दा कहाँ से बना पाएंगे? ये तो राम कथा इन्होंने बताया, वो तो सुनते आ रहे हैं हम लोग। तो कह रहे हैं विकास हुआ है यहाँ पर और ये विकास लेकर आए हैं, तो इसका कैसे मुकाबला करेंगे जब वोटर कहेंगे कि बीजेपी? अगर इन्होंने विकास किया था तो इनकी सरकार उखड़ी क्यों? 18 साल से जमी हुई थी ना। एडवोकेसी क्या इन्होंने पहले नहीं देने का काम किया था? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, फेल्योर हो चुका है। और मैं बता दूं, वो 10 के अंदर रहेंगे इस बार। सांसद महोदय जितना बोल रहे अलग बात है। यह भी जो मेरे राज्य में लोगों को सुकून महसूस हो रहा है, जो झारखंडियत की भावना अब पनपी है लोगों में, जो आई है मैया योजना। यही भाजपा वाले कहते थे पैसा दे नहीं पाएगा हेमंत सोरेन, कहां से देगा?
बात सत्य बोल रहे थे, क्योंकि 1,36,000 करोड़ रुपया अभी भी रॉयल्टी मेरा बाकी है, केंद्र नहीं दिया। इन्होंने कहा कि पुनासी के लिए हाई कोर्ट किया, उसके लिए हम लोगों ने भी हाई कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा झारखंड का दो, और इनको देना पड़ेगा। और ये कह रहे थे पैसा कहां से आएगा। आज तीसरा किस्त आ चुका मैया योजना का माताओं के खाते में, देख ले। मैंने कहा था कि अगर आ जाएगा तो आप लोग टावर चौक पर आके कहेंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्योंकि आपको तो शक था। पैसा रिलीज करे सेंटर, ये सवाल जेएमएम बहुत सारे मैदान में उतरकर पूछेगी, बताएगी अपने बहुत सारा वोटरों को, इनसे जवाब लेंगे। लेकिन मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, पूछिए इनसे। पूछेंगे 15 फिनांस का पैसा आज तक क्यों नहीं आया। नई सरकार में आ चुके हैं सांसद महोदय, निशिकांत जी, आप इन्होंने दोनों सवाल तरफ क्यों नहीं किया इंडिया ब्लॉक से घिरे पार्लियामेंट हुए। एक तरफ उदय जी भी बैठे हैं। उदय जी, जो मैया योजना की बात की, तो ऐसे में बीजेपी गोगो योजना की बात करी, अगर वो सत्ता में आई तो वो भी महिलाओं की भलाई के लिए योजना लेकर आएगी। तो ऐसे में ये जो रेवड़ियों की जो भाग दौड़ हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है कि कौन कितना पैसा देगा, ये चुनावी मौसम में ही याद आता है सभी को? नहीं, ये चुनावी मौसम में नहीं याद आता है। आप देखिए झारखंड सरकार, पहले तो इसका 2 साल कोरोना में बीत गया, और झारखंड सरकार से जितना इस राज्य के गरीब लोगों का और हमारे जो दूसरे प्रदेश में काम करते थे मजदूर, उनके लिए काम किया। उसके बाद ये पिछले 3 साल से हम पूरे झारखंड में इस सरकार ने, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार और आरजेडी की सरकार, 135 योजना के माध्यम से कोई ऐसा झारखंड का परिवार नहीं है जिसके हम सीधा लाभ 5 व्यक्ति को उसके घर में हम लाभ नहीं दे रहे हैं। 5 व्यक्ति को आप सर्वे कर लीजिए, किसी के अंठेरी आप घर में जाकर के घुस के पूछ लीजिए कि आपको कौन कौन योजना से लाभ मिल रहा है। हमने किसानों का ख्याल रखा, 2 लाख कर्जा उनका माफ किया। हमने यहाँ के लड़कियों का ख्याल रखा, किशोरीबाई फुले योजना से उनको हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक में हम 40,000 रुपया देते हैं। हम सर्वजन पेंशन योजना लाए, कोई नहीं, जो भी 60 साल से ऊपर हुआ, किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, हम उनको पेंशन देने का काम किया। अब पैसा सेंटर दे नहीं रहा, अब योजना कई हैं और चुनावी मौसम में नहीं याद आया। पिछले 5 सालों में लगातार राज्य सरकार काम करती रही है और ये लाभ अब पहुंच रहा है लाभार्थियों तक। देखिए, सबसे पहले तो कौन सा लाभ दे रहे हैं। ये महिलाओं के सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि 1,000 रुपये हम दे रहे हैं। हमने 2100 कहा तो अब कहते हैं हम 2500 दे दें। इस झारखंड में जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन लागू करते हैं वो सारी योजनाएं बंद होती हैं। मनरेगा की बात कही संजोग से संजय जी ने, जेएमएम के जिलाध्यक्ष ने। झारखंड सरकार ने ये कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अलावा जो शहरी क्षेत्र में मजदूर रह रहे हैं उनके लिए हम अलग से योजना लागू करेंगे। 3 महीने योजना चला, बंद हो गया। यहाँ सभी लड़के बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल, इसके लिए जो है हम लोगों को पैसा देंगे या सब्सिडी देंगे, बच्चों को देंगे। 3 महीने चला, योजना बंद हो गई। इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई चेयरमैन नहीं है, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन का कोई चेयरमैन नहीं है। जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी फाइनेंस भी है, सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेस भी है और वो चेयरमैन भी है। जिस सरकारी नौकरी दिलाने के जिस संस्था में चेयरमैन नहीं है, तो आप ये बताएं कि वो रोजगार कहाँ होगा। तो बेरोजगारी होगी, 5 लाख लोगों को रोजगार देना था। अब किसानों पर आते हैं। जब रघुवर दास जी की सरकार थी, प्रत्येक किसान को 5,000 रुपया प्रत्येक एकड़ झारखंड सरकार देती थी। 25,000 रुपया तक उनके खाते में पहुंचता था, आकर बंद कर दिया। महिलाओं के लिए 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री होती थी, वो बंद कर दिया। किस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक
झारखंड को पैसा देने का सवाल है, ये झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। इस झारखंड में रेलवे का केवल मैं बात कर रहा हूं कि जब हमने 2014 में सत्ता ली नरेंद्र मोदी जी ने, इस झारखंड को केवल और केवल 700 करोड़ रुपया रेलवे के लिए मिलता था भारत सरकार से। आज इस झारखंड को 36,000 करोड़ रुपया मिलता है। मैं जहां से सांसद हूं, उस गोड्डा ने 75 साल बाद रेल देखा, पहली बार वहां रेल गया। मैं जहां से सांसद हूं, वहां लोगों के रोजगार के लिए झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ का अडानी का पावर प्लांट और सीमेंट प्लांट गोड्डा में ही आया। आज तक पूरे झारखंड में नहीं आया। आज यहां विद्यार्थियों के जब पढ़ते हैं तो जो हमारे इंजीनियर बाहर जाते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इसी देवघर में है और यहाँ बीपीओ सेंटर में 1,500 लड़के काम कर रहे हैं। यहाँ नैनो यूरिया का फर्टिलाइजर प्लांट बन रहा है। एम्स के सामने 2020 में 10,000 लोगों के रोजगार के लिए प्लास्टिक पार्क बना हुआ है और यह सरकार 4 साल से उसका नीलामी नहीं कर रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है। इस क्षेत्र और इलाके को जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने लूटा, उस लूट का, भ्रष्टाचार का, सबका हिसाब होने वाला है। मुझे भी समय चाहिए। अभी सांसद महोदय ने अपने जवाब में बहुत सारे सवाल भी पैदा किए। इन्होंने कहा 14 महीने की सरकार आई थी हेमंत सोरेन की, उन्होंने एक योजना चालू किया था, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। रघुवर की सरकार आई, बंद कर दिया गया। यूपीए की फोल्डर में सभी गांव में स्कूल खोले गए थे, रघुवर जी की सरकार आया, स्कूल बंद कर दिया गया। जिले भी काफ़ी प्रभावित हुआ। मनरेगा का हालत, इन्होंने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देता, जबकि ये एक्ट है, लेबर पेमेंट है, ये तो लेबर पेमेंट होता है, इसमें सर्टिफिकेट की गुंजाइश कहाँ है? और पहले कैसे काम होता था? तीसरी बात है, योजना बंद करने वाली मैं जवाब दे रहा हूँ। और फिर प्रधानमंत्री आवास किन्होंने बंद किया, पूछ लीजिए इनसे। अब वो आवास तब तो झारखंड सरकार को देना पड़ा। योजना बंद करने का, जनहित का योजना बंद करने की इतिहास इनकी रही है, चाहे धोती साड़ी सोना सोवरन धोती साड़ी योजना हो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इन्होंने कहा 1,500 वर्कर, हमारा वो टेक्निकल पार्क है, संजोग से वहीं मेरा घर है, वहीं का मैं मुखिया भी हूँ। कहाँ भीड़ देखता हूँ 1,500 का, साइकिल से भी आता जाता लोग नहीं देखता हूँ। अब आंकड़ा सर के पास होंगे तो मैं नहीं कर सकता हूँ जी। तो ये लोग हवाई वाला बात करते हैं और ऐसा बात करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज को और पेश करते हैं हवा में, आधार पर कुछ नहीं है। जो मनरेगा कोरोना काल में सबसे बड़ा सहायक हुआ, जिसके माध्यम से लोगों को आपने बचाया, उस मनरेगा को आपने होल्ड अप कर दिया। कारण क्या है कि यहाँ के लोगों को आप मजदूर बना के रखना चाहते हो, उत्थान उसका नहीं चाहते हो। तो आपकी भी लिस्ट लंबी है, लेकिन रामनंदन जी को यहाँ मैं हमको उतना समय दिया जाना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल चीजों इन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन का संघर्ष जो आज हुआ, उसके चलते आज झारखंड बढ़ा है। आज देश में गिनती, मैं बता रहा हूं, कोरोना जब आया, दिल्ली से मजदूर चले, रेल में लोग मजदूर कटे, कहाँ? उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार थी। प्रधानमंत्री जी कहाँ रहते थे? दिल्ली में, वहीं से लेबर पैदल चला। गृह मंत्री कहाँ रहते थे? दिल्ली में। हमारे सांसद महोदय कहाँ बैठते हैं सांसद में? तो दिल्ली में। लेबर जो कटा रेल लाइन में, ने देखा, हेमंत सोरेन ने जहाज रिजर्व करके लाया मजदूरों को, हेमंत सोरेन ने ट्रेन रिजर्व करके लाया मजदूरों को, क्योंकि झारखंड हम पैदा किए। इन्होंने कहा अटल जी ने दिया। कैसे दिया इन्होंने? कैसे इन्होंने दिया? इन्होंने वनांचल का नारा दिया था, झारखंड राज्य को बाधित करना चाहता भारतीय जनता पार्टी ने। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड दिया तो वनांचल नाम से क्यों नहीं दिया? झारखंड राज्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के लोगों की कुर्बानी के बल पर बना है, शहीदों के बेदी के बल पर बना है। ये गिफ्ट नहीं किए हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली की सिंहासन झुका और हमारी मांग को माना। जी रामनंदन जी, आप यहाँ पर नेताओं को सुन रहे हैं इस पैनल में। आप यहाँ की जनता के लिए योजना शुरू हुई, फिर योजना क्यों बंद हुई? क्या इस बहस में वोटर पड़ता है या फिर वो किन मुद्दों को सोचकर वोट डालता आया है इस इलाके में? अभी देवघर में ही मैं करता हूँ, देवघर जिला में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां परमानेंट हेडमास्टर नहीं है। एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है
जहां परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, पूरे विश्वविद्यालय में 1-2 कहीं होंगे, तो शिक्षकों की नियमित बहाली हो। दूसरी बात, सिंचाई का प्रॉब्लम है जी। देवघर में। नहर चाहिए ही, नहर से अच्छा लिफ्ट इरिगेशन चाहिए, क्योंकि यह पहाड़ी भूमि है। यहाँ की जनता के मन में क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप परेशान हैं? यहाँ स्थानीय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। रोज चोरी छिनतई, हर तरह से परेशान है स्थानीय स्तर पर। यहाँ इस चीज पर किन्हीं जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर परेशानी है। जी आप कहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि देवघर में काफ़ी लाइट का कमी है यहाँ पर, क्योंकि इस बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लाइट, आप बाजार जाइएगा तो ये रास्ता गुजरिएगा तो लाइट का बहुत कमी है। खास करके स्टेडियम में, ये खेल का मैदान है, मगर यहाँ भी लाइट नहीं है। देख रहे हैं पूरा अंधेरा, आपका जो लाइट चल रहा है वही है। यहाँ भी सुविधा हो, बच्चे लोग यहाँ बहुत खेलते हैं, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो बिजली की सुविधा हो यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर, और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो उपस्थित हैं सरकार की तरफ से जेएमएम के नेता, उनसे कहना चाहता हूँ कि जब हेमंत सोरेन ने वादा किया था जब आएंगे तो 5 लाख नौकरी लाएंगे, और अभी तक एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, और जितनी भी हुई है सब में धांधली हुई है। हर बार 3 साल जैसे जो हम लोग का सचिवालय का एग्जाम हुआ है, 2 बार धांधली में रद्द किया गया। इस बार रिसेंट एग्जाम हुआ है, इसमें पूरी धांधली हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ है, और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मतलब यहाँ से लेके रांची तक, सचिवालय तक गए हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। हम ही लोग सबूत दे रहे हैं, हम ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम ही लोग केस कर रहे हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और हम लोग का सारा 5 साल 8 साल से वो वैकेंसी अभी लटका हुआ है। अभी रोजगार को लेकर यहाँ के युवा परेशान है। रोजगार को लेकर यहाँ के युवा। एक और सवाल है, या फिर कोई कुछ कहना चाहेगा? जी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी वादा किया था कि कितना करोड़, 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। उसका क्या हुआ? यह चीज का भी जवाब मिलना चाहिए। निशिकांत जी, जो यहाँ की स्थानीय जनता है, आपका भी मौका आएगा, फिर एक और राउंड होगा, अभी तुरंत जवाब ले लेते हैं। जो यहाँ की स्थानीय जनता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, बिजली की बात कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। ऐसे में जेएमएम की सरकार को मौका मिला, आपकी सरकार आती है तो किस तरह से चीजें बदलेंगी? क्या वाकई आपके पास कोई प्लान है? जिस बात पर मैंने स्टार्ट किया जी, मैंने आपको कहा कि जेपीएससी का कोई चेयरमैन नहीं है, जेएसएससी का कोई चेयरमैन नहीं है। तो जब चेयरमैन नहीं है तो जो रामनंदन बाबू से लेके सारे लोगों ने कहा, नियुक्ति कहाँ से होगी? न स्कूल में नियुक्ति है, न कॉलेज में नियुक्ति है, न अस्पताल में नियुक्ति है, न सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति है, न जिला में नियुक्ति है। तो नियुक्ति तो खत्म हो गया। अब आप समझिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, जिस आदिवासी के नाम पर राजनीति करती रही झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ा सीरियस मामला है। इसीलिए कि मैं 2009 में जब सांसद बना तो मुझे लगता है कि तकरीबन 100 बार मैं इस मुद्दे को उठा पाया, और ये मुद्दा प्रभावी इसलिए हो पाया कि मैंने कहा कि यदि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह से बिहार से अलग होके झारखंड बन गया कि आप हमारे साथ बेइंसाफी कर रहे हो, उसी तरह से संथाल पढ़ना भी किसी दिन अलग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जेएमएम को बड़ी तिलमिलाहट आई, 1 पेज उन्होंने डाला। जब 1951 की जनगणना हुई, जनगणना, आदिवासियों का पॉपुलेशन इस संथाल पढ़ना में 45%, और जो जनरल लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो आदिवासी नहीं हैं, जो गैर आदिवासी हैं, उनकी आबादी 48%। 2011 की जनगणना हुई, मैं 21 की बात नहीं कर रहा हूं, और जो भारत सरकार ने अपने हलफनामा में दिया है हाई कोर्ट में, उसकी बात कर रहा हूं। उसने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या यहां 28% हो गया, 17% आदिवासी गायब हो गए। उससे जो इंपॉर्टेंट बात है कि 1951 में यहां मुसलमान की आबादी, संथाल पढ़ना के इसी 6 जिले की बात कर रहा हूं मैं, 9% थी।
आज वो तकरीबन 24%। और इसका कारण ये नहीं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, पूरे देश भर में मुसलमान की आबादी केवल 4% बढ़ी है, केवल 4%। लेकिन संथालपुरना में वो लगभग आप समझिए कि 15% बढ़ी है। तो ये जो 11% लोग हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसको वोट बैंक की राजनीति में ये जेएमएम कांग्रेस यहां लेकर आई है, हमारे जमीन को कब्जा कर रही है। और राजनीति ऐसी कि एसपी का ट्रांसफर यदि इलेक्शन कमीशन कर देगा तो निशिकांत दुबे को केवल नीचा दिखाने के लिए 2 दिन के बाद उसको लेके आ जाएगा, जबकि ये सांस्कृतिक नगरी है जी। और मैं केवल एक चीज और पूरा कर दूं कि आपने जहां से शुरू किया, 5 करोड़ लोग यहां आते हैं देवघर, इतने श्रद्धालु कहीं नहीं जाते हैं। मेरे एक मित्र ने मेरे कहने पर आज से 3 साल पहले कहा कि 40,000 कांवरियों के लिए हम क्यों कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 120 करोड़ रुपया देंगे। सरकार नहीं मानी क्योंकि लगा कि भाजपा कुछ कर देगी। मैं कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट का आदेश आया दिसंबर 2023 में कि इमीडिएटली दो। 1 साल से वो ऑर्डर नहीं आ पाया। मैं कंटेम्प्ट में गया और फाइनली मुख्यमंत्री को कल, मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, आज यदि मैं 27 तारीख को बात कर रहा हूं तो 26 तारीख को उस आदमी को साइन करना पड़ा। यदि यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए नहीं मतलब है, देवघर के बाबा के लिए मतलब नहीं है, यहाँ के बेरोजगारों के लिए मतलब नहीं है, यहाँ के पीने के पानी के लिए मतलब नहीं है, 5 साल से वो टेंडर हुआ है और केवल करप्शन में, जल जीवन मिशन में तो आप आज तक देवघर के लोगों को तो आप कह रहे हैं कि इन समस्याओं का जो प्लान है, जो सोल्यूशन है, वो बीजेपी के पास है। एनडीए की सरकार किया है, एनडीए की सरकार हमने बनेगी तो किया वो है। होगा। वहां से पैसा भी लाया है, हाई कोर्ट से आदेश भी कराया है, लेकिन ये सरकार जिसको कि केवल पैसा कमाना है, यहाँ के संथाल परगना के लोगों से उसको मतलब नहीं है और इसीलिए संथाल परगना की जनता परेशान हो रही है। हम लोग इस कार्निवल के सफर की शुरुआत संजय जी हमने रांची से की थी, फिर हजारीबाग और आज हम यहाँ मौजूद हैं देवघर में। बीजेपी का एक अहम मुद्दा रहा है डेमोग्राफी में बदलाव। जो ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, सर के राज्य सरकार की रिपोर्ट क्या कह रही है? आप लोगों के पास क्या जानकारी है? कितना दम है बीजेपी? सबसे पहली कितना बात दम है बीजेपी के दावे में? मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि बांग्लादेशी लोग कहाँ से आ जा रहे हैं, हवा से आ जा रहे हैं या जमीन से? और बॉर्डर जो है, बॉर्डर किसके हाथ में है? देश का बॉर्डर का सिक्योरिटी किनके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। आर्मी उनका, बीएसएफ उनका, तोप उनका, गन उनका। कितने आदमी को पकड़ के खड़ा किया उन्होंने कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ? हवा में बात करना अलग बात है। कैसे झारखंड में आ गया? झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से सटता भी नहीं है। इसके बाद बंगाल है, उसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर है, और बॉर्डर का सिपाही ये है केंद्र सरकार। तो कहां से घुस रहे? तो मनगढ़ंत कहानी है। बता दे देवघर जिला में कहां बांग्लादेशी का घर है। हम सांसद जी के साथ चलने के लिए सुबह तैयार है। बता दे जो आंकड़े निशिकांत जी इस वक्त बांग्लादेशी का घर है। संजय जी कहां के लोग बता दे। एक मिनट दिखा दे, एक मिनट दिखा दे। जो आंकड़े में बता रहा हूं ना, आंकड़े में बता रहा हूं। जवाब क्या है कि आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है? मैं बता रहा हूं जी। इन लोगों ने 2 दशक की शासन काल में आदिवासियों का ख्याल किया क्या? उनका कुपोषण का शिकार होना, गर्भपात होना, उनका जेनरिक विकास नहीं होना मुख्य कारण रहा उनका आबादी का कम होना। इन लोगों ने 2 दशक तक यह देखा क्या? आज हेमंत सोरेन आए तो उन्होंने उनका सुधी लिया। 1000 रुपया क्यों देने की बात की? क्योंकि 50 साल से ऊपर होते होते हमारे आदिवासी लोग, दलित लोग वृद्ध हो जाते और मर जाते हैं। जनसंख्या घटने के बहुत सारे कारण है। उनका प्रजनन शक्ति घट गई, उनका हेल्थ इशू पर कभी इन लोगों ने काम किया क्या? नहीं किया। और माइग्रेट होके, एक मिनट, यहाँ के लोग माइग्रेट होके लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। ये आंकड़ा जो है दूसरे ढंग से पेश कर रहे हैं। ये कहां से बांग्लादेशी घुस जा रहा है? किधर से बांग्लादेशी घुस जा रहा है? कैसे आ रहा है? और क्या इनका सिक्योरिटी है? ये तो खुद अपने ही सवाल में खुद फंसते हैं। इनका चौकीदारी है, इनके पास गन है, इनके पास बीएसएफ है और करे घुस जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता देवघर जिला में बांग्लादेशी कोई घर है। कहीं कोई देखा है बता दे, कहां दिखाया? अब लीजिए, अब हमको बांग्लादेशी कह दीजिए, ये तो आपने हद हो दिया। डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है।
अगर आप लोगों को फिर से मौका देती है झारखंड की जनता, तो वाकई इस दावे के तह तक आप लोग जाने वाले हैं? इनके ये चुनावों के बाद ये भुला दिया सुनिए, जाएगा? ये चूंकि विधानसभा चुनाव है और आदरणीय सांसद महोदय या इनके पार्टी ये मुद्दा उठा रहे हैं। अगर बांग्लादेशी, अभी हमारे जेएमएम के अध्यक्ष बोले कि बांग्लादेशी अगर आया है, तो मेरा तो मानना है कि इनके इशारे पर आया है, चूंकि बॉर्डर इनके जिम्मे है। दूसरा, अभी सांसद महोदय हैं, विकास की ढेर सारी योजनाओं को इन्होंने गिनाया है, लेकिन देवघर ये जब से सांसद बने हैं पानी देवघर के लोगों का प्यास का अभी तक नहीं बुझा। 17 साल भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार रही। अभी सांसद महोदय ने उल्लेख किया कि हम इसके लिए पुनासी के लिए हाईकोर्ट गए हैं। हम आदरणीय सांसद महोदय यहाँ उपस्थित है और देवघर के लोग भी उपस्थित हैं जी। हमको जो पुनासी से देवघर को पानी सप्लाई मिलना है, हम डिगरिया पहाड़ के उधर भी और इधर भी पाइप बिछाए हुए हैं। हमको वन विभाग और एनजीटी एनओसी नहीं दे रहा है, जिसके चलते देवघर के लोग प्यासे हैं। ये पहल तो करना चाहिए सांसद महोदय को। मेरे सवाल का सीधा जवाब आपने दिया नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। 2 अहम मुद्दे और भी हैं जो हम इस ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। परिवारवाद और साथ ही आया राम गया राम या फिर दल बदलुओं को लेकर दोनों ही पक्ष का रवैया क्या है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से आप जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल सीधे देवघर से, और इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले हम सीधे चलते हैं यहाँ मौजूद जनता के पास। उनके पास कहने को बहुत कुछ है। मेरा एक सवाल है जेएम लीडर से। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ जो हेमंत सोरेन जितना पेपर लीक अभी हो रहा है, हेमंत सोरेन जी के थ्रू या जिससे भी हुआ पेपर जो लीक हुआ, एक रिलैक्सेशन के लिए बोला गया था 32 ईयर इज लास्ट, 31 ईयर लास्ट। हम लोग का तो साल बर्बाद हो गया। किससे जवाब चाहिए? नेताजी से चाहिए, जेएम के नेताजी से चाहिए मुझे। आप देंगे जवाब? अगला फिर आगे बढ़ते हैं। जवाब मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि यहाँ की जो परिपाटी खराब की गई ना, वो भाजपा के शासनकाल के चलते हुआ है। 2 दशक तो जो इन्होंने सत्ता किया। जवाब ले लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब लीजिए, मुझे जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अगर आप जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। जवाब मैं दे रहा हूँ। जेपीएससी को होल्ड अप करके रखा था, हमारी हेमंत सरकार ने चालू किया जेपीएससी को। ये लीक आउट करने का और अगला सवाल, अगला सवाल का इन लोगों का काम है। जी। हाँ, जेएमएम वाले नेता से हमसे पूछना है कि जब सरकार बनी थी 2019 में, तो उनका कहना था कि यहाँ सबसे पहले नियोजन नीति लागू होगी, फिर 5 लाख रोजगार दिया जाएगा और 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ रोजगार दिया जाएगा। ये तीनों ही चीज में आप लोग क्या किए और क्या अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको जवाब हम लोग। मैम, हमारा जो विधानसभा देवघर है, आप यहाँ का विकास तो देख लिए। आपके जस्ट बगल में मधुपुर है, आप वहाँ विकास दिखा दीजिए। जरमुंडी है, वहाँ विकास दिखा दीजिए। कहीं है विकास तो दिखाइए। आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बहुत सारा विकास हुआ। जितने भी युवा एम्स, एयरपोर्ट और कंपनी सब खोले हैं, उसमें भी तो बाहर ही सबको घुसा दिए हैं। यहाँ के युवा सब रोजगार में जा सकते हैं। आप वैसा भी तो कर सकते हैं कि सभी युवा को एम्स, एयरपोर्ट में लगा सकते हैं। सब आप ही लोग के पीछे। तो एक बड़ा अहम मुद्दा इस इलाके का यही समझ में आ रहा है निशिकांत जी कि रोजगार, परीक्षाएं हो नहीं रही, स्थानीय लोगों को रोजगार का एक मुद्दा है जिस पर दोनों ही पक्षों को सोचना होगा। 2 चीज, आज रात यदि आप विश्राम कर रही हैं देवघर में, तो आप मेरे साथ रात 12 बजे निकलिए और मैं दिखाऊंगा कि बांग्लादेशी कैसे यहाँ हैं और बांग्लादेश यहाँ से गाय कटने कैसे जाती है।
मैं आपको संथाल पटना में दिखाऊंगा कि रोज का ये कितना बड़ा खेला है। दूसरा सवाल ये है, दूसरा जो रोजगार की बात है, एम्स यदि खुला है तो एम्स के जो डॉक्टर आएंगे, जो फैकल्टी आएगी, वो दुनिया की बेस्ट फैकल्टी आएगी। और तीसरा, जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के जो एम्प्लॉयमेंट हैं एम्स में, यदि वो 85% झारखंड के लोगों का नहीं होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और झारखंड के लोग जब मैं कहता हूं तो वो हजारीबाग भी हो सकता है, वो रांची भी हो सकता है, वो गिरिडीह भी हो सकता है, और ये महेंद्र यादव बैठे हुए सामने, ठीक है ना। एक गांव में गिधैया की बात कर रहा हूं, यदि उसके 70 आदमी केवल एक गांव के काम नहीं करते हो, यदि सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, तो फिर आप मुझे कहिएगा। एक एक गांव लाभान्वित है। चलिए आपका जवाब, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। अभी सांसद महोदय ने कहा, मैं डायरेक्टर साहब के यहाँ मिलने गया और मैंने सूची मांगा, सारे फर्जी पता लिख के डाले हैं। सारे चारों आउटसोर्सिंग कंपनियां, कोई रायबरेली की है, कोई दिल्ली की है, कोई कहाँ की है, और सब भाजपा के लोगों का आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। और सारे लोगों का जो बहाली है वो गलत बोल रहे हैं। मैंने आरटीआई लगाया कि कितने लोगों की बहाली किया, आप हमको दो। एम्स प्रबंधन ने आरटीआई का जवाब नहीं देना जरूरी समझा, वो गलत बता दिया है, किसी का संथाली नाम दे दिया, किसी का गिधैया नाम दे दिया। अब सांसद जी बोल रहे हैं गिधैया का 70 आदमी, और यहाँ बैठे हैं ही बोल रहे हैं एक भी आदमी नहीं। अब हमारे यहाँ बोलते हैं एसपीटी में 150 आदमी, हम मानिकपुर का एक भी आदमी नहीं। ये हवा में बात करते हैं, गलत है। और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बाहर के लोगों को नियोजन किया जा रहा है। एक मिनट, अब बैठिए, आपको जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, तो एकदम वो मिथ्या है। मैंने आरटीआई लगाया, नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने मेरा समय महोदय, मेरा समय महोदय मेरा है, आप जब बोलेंगे तब बहुत बोलेंगे। और मेरी सरकार ने स्पष्ट कानून बनाया है कि तमाम यहाँ के स्थानीय निकायों में, स्वशासी निकायों में 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को होना है। अभी एक सज्जन ने सवाल किया क्यों नहीं स्थानीयता लागू हुआ। हमारी सरकार ने पास करके प्रस्ताव दिया, केंद्र के इशारे पर राज्यपाल महोदय ने लौटा दिया, स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाया। ये तो भाजपा के ही लोग ऐसा करते हैं। हमारा सरना धर्म कोड यहाँ से भेजा गया, केंद्र लागू नहीं कर रहा। केंद्र हमें सहयोग कहाँ कर रहा है। 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार नौकरी देने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब 11 साल हो गया, 22 करोड़ का जवाब इनके पास नहीं है। मेरी सरकार ने तो एक से एक रोजगार उन्मुखी योजना लाया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के रोजगार दिया जा रहा है, तमाम लोगों का नियोजन किया जा रहा है। जितने लोग रोड पर रघुवर दास की सरकार में थे, जितने लोग आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, तमाम लोगों की समस्या का समाधान हेमंत सोरेन की सरकार ने कर दिया। बहस के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। मेरे पास आप दोनों के लिए 2 छोटे सवाल हैं जो हम जरूरी है मुझे जानना, क्योंकि निशिकांत जी आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं झारखंड से, परिवारवाद को लेकर आप जेएमएम को घेरते रहे हैं। ऐसे में आप जब एक ही परिवार के लोगों को, आपके वरिष्ठ नेताओं के परिवार वालों को टिकट देते हैं, तो इसका जवाब जनता तो बीजेपी से भी मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी पति पत्नी की तो पार्टी है नहीं। पति भी लड़ रहा है, पत्नी भी लड़ रहा है, भाई भी लड़ रहा है, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में कोई उदाहरण नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, रघुवर दास जी राजनीति से बाहर चले गए। गवर्नर यदि हो गए तो राजनीति से बाहर चले गए। उनका परिवार यदि राजनीति में एक्टिव है और यदि वो डिजर्व करता है तो आप उसको टिकट नहीं देंगे। अर्जुन वो परिवारवाद नहीं हुआ बीजेपी के लिए, वो राजनीति से बाहर चले गए ना। चंद्रशेखर जी ने भी जिंदगी में कहा कि उनके परिवार से कोई आदमी एमपी नहीं बनेगा या कोई राजनीति में नहीं आएगा। जब चंद्रशेखर जी की मृत्यु हो गई तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं नीरज शेखर साहब, उसके बाद वो राजनीति में आए। उसी तरह से रघुवर दास जी राजनीति से तो संन्यास ही ले लिए ना। गवर्नर का तो काम है राजनीति से खत्म हो गए हो। यदि उनके परिवार का कोई आदमी डिजर्व कर रहा है तो उसको आप नहीं देंगे।
हमने दिया तो उनको। चंपई सोरेन और उनके बेटे को देना। चंपई सोरेन जो है वो एक ऐसी स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि चंपई सोरेन को जिस बुरी परिस्थिति में पति पत्नी ने धक्का देके बाहर निकाला, तो भारतीय जनता पार्टी को उनको सम्मान देना चाहिए था। हमारे पास घाटशिला में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। जो हमारा उम्मीदवार था उसको लॉलीपॉप दिखा के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया, लक्ष्मण टुड्डू को। तो हमारे पास जब कोई मजबूत कार्यकर्ता नहीं था तो उस लड़ाई को जारी रखने के लिए हमने चंपई सोरेन जी के लड़के को टिकट दिया। इसमें कौन सा, हमको तो चुनाव जो जीता वो सिकंदर है। चुनाव में जो जीतेगा, आज की मैं बात कर रहा हूं, आज की, यहाँ 3 बड़े आइकॉन है जिसके नाम पर संथाल पढ़ना है, और संथाल हमारा गर्व है कि वो हमारे फोरफादर्स है। तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो चांद भैरव और भगवान बिरसा मुंडा। सिद्धो कान्हो की धरती पर, सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं बरहेट में, आज वो मुझसे सुबह मिले और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की घटती संख्या है, इसके आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मिलना चाहता हूं। मेरे यहां से नाश्ता करके वो सुबह निकले। गिरिडीह के पुलिस ने जबरदस्ती उनको रोका, उनके भाई को उठाकर, अभी पंकज मिश्रा बरहेट में बैठे हुए भोगनाडी में, उठाकर ले गए। जब इस तरह का आतंक आप पैदा करोगे यार, तो आपके खिलाफ कौन बोलेगा? इसका हिसाब 23 तारीख के बाद होगा, और मैं आपको बताऊं कि जब सबकी जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या एक आखिरी सवाल संजय जी, ये सवाल है मेरा, जवाब नहीं, मेरा सवाल ये है, उन्होंने कहा कि इनके पास उम्मीदवार नहीं था, तभी उन्होंने चंपई सोरेन उनके बेटे को टिकट दिया। ऐसे में आप लोगों की भी मजबूरी है कि जो उनसे नाराज चल रहा है उनको शामिल कर उनको टिकट दिया, चाहे लुइस मरांडी हो, टुडू हो, कुणाल सारंगी हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ से निकले हुए लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अर्जुन मुंडा जिसका नाम है, हमारे विद्युत बरन महतो मेरे पार्टी से गया हुआ आदमी है। अभी सीता सोरेन को इन्होंने लिया। तो ये कहना इनका कोई आधार नहीं है। ये हमारे घर को फोड़ रहे हैं, ये मेरे घर को फोड़ते हैं, मैं फोड़ता नहीं हूँ। हमसे प्रभावित होकर आते हैं, कमी इनके यहाँ है, हमसे प्रभावित होकर आ रहा। सुशासन देके, हेमंत सोरेन का नेतृत्व देके लोग दिल से आ रहे हैं और ये फोड़ रहे हैं। लगातार प्रयास किया, सरकार गिराने का कितना प्रयास किया आपने देखा होगा। प्रत्येक सप्ताह में सांसद महोदय डेट लाइन देते थे कि 20 तारीख को हेमंत सरकार गिर जाएगी। 18 विधायक मेरे पल्ले में है, मेरे कंसल्ट में है। तो ये लोग हमारे ऊपर घर तोड़ने का ये हो गया इतिहास। अब भविष्य पर की तरफ देखना होगा। चुनाव सर पर है, आप लोगों की बातें कितनी जनता तक पहुंचती हैं, आपके वोटरों तक पहुंचती हैं, आपके मुद्दे जो वादे हैं वो कितने इनके लिए कारगर साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल सीधे देवघर से हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। पहुंचा है झारखंड के देवघर। बाबा धाम के नाम से मशहूर ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी अहमियत ज़्यादा है क्योंकि ये एक बड़ी शक्तिपीठ भी है और ये एक ही ज्योतिर्लिंग मंदिर है जहाँ पर आप शिवलिंग को छू सकते हैं।
आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो सैलानी हैं, तीर्थयात्री हैं, भक्त हैं, वो जुट रहे हैं। चुनावी मौसम हो या फिर आम दिन, यहाँ पर तीर्थयात्रियों की जो तादाद है, उनकी जो संख्या है, वो कभी कम नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मन में कुछ आप मांगना चाहते हैं तो वो मनोकामना इस मंदिर में आकर पूरी होती है, और यही चीज़ लोगों को इस मंदिर की तरफ, इस धाम की तरफ खींच लाती है। तो चुनावी मौसम में हालांकि हम पहुंचे हैं, लेकिन उत्साह दर्शन को लेकर खासा है। आप देख रहे हैं कि मंदिर से दर्शन करने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं। आपका दर्शन हो गया? जी, अच्छे से हुआ? बहुत अच्छे से। आप कहाँ के हैं? मैं लोकल है। लोकल हैं। चुनावी मौसम है तब भी आप यहाँ दर्शन? बहुत अच्छी भीड़ इतनी ही है? बस चुनावों की वजह से गड़बड़ होता है। सब गड़बड़ होते हैं। आपका दर्शन हुआ? आप लोगों ने दर्शन किया? बहुत अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। आप गुजरात से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? रांची। रांची। आप लोकल हैं? आप यहाँ के वोटर भी हैं? चुनाव है सर पर, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा कम है या ज़्यादा है? भीड़ कम है। आप आते रहते हैं? जी। आपको पता है झारखंड में चुनाव भी चल रहे हैं? चुनाव के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है, लेकिन आप गुजरात से आए हैं दर्शन के लिए। आपका दर्शन अच्छे से हो गए? अच्छे से, हाँ, बढ़िया। यहाँ पे लोग हैं जो करवा देते हैं अच्छा दर्शन, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर की मान्यता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में मिठाई की बात कैसे नहीं हो सकती। और क्योंकि हम देवघर में हैं, बैद्यनाथ मंदिर के ठीक बाहर, तो पेड़ों की बात यहाँ कैसे ना हो। आप देख सकते हैं पूरी गली में प्रसाद के तौर पर यहाँ पर पेड़े चढ़ाए जाते हैं, और ख़ासी बिक्री साल भर होती है। लेकिन दिवाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम यहाँ इन दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे। आपकी मिठाई तो साल भर बिकती होगी, दिवाली या फिर कोई त्यौहार हो ना हो? नहीं, मैंने सालों भर बिकता है, कोई दिन नहीं, सालों भर पेड़ा बिकता है। सावन में ज़्यादा बिकता है, सावन में ज़्यादा बिकता है यहाँ, और दीपावली में थोड़ा सा फाका रहता है तो उसमें कम बिक्री हो जाता है। तो कितना बेच लेते हैं जब सीज़न टाइम होता है, बहुत भीड़ होती है? सीजन टाइम में कुंटल 2 कुंटल बिक जाता है। हाँ, सीजन में फिर आपका ये छठ पूजा के बाद से स्टार्ट हो जाएगा सीजन, लगन स्टार्ट हो जाएगा, उस समय बिक्री अच्छा रहता है, यात्री भी अच्छा रहते हैं। अभी तो सब अपना घर में पूजा मनाएंगे तब। आपका परिवार जुड़ा होगा कई पीढ़ियों से इसे बनाने में, तो क्या बनाने के तरीके में बदलाव आया है? पेड़े का पहले हाथ से बनाए जाते होंगे, अब क्या होता है? पहले चूल्हा में बनता था, वो छोटा चूल्हा रहता था, अब मशीन से बनता है, यही बदलाव आया। टेस्ट में? टेस्ट सेम टेस्ट सेम है, टेस्ट सेम है। हमको भी कुछ टेस्ट कराइए। तो हम भी टेस्ट करते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के ठीक बाहर ये पेड़े प्रसाद के तौर पर चढ़ाए जाते हैं, और जैसा कि कह रहे थे कि हालांकि बनाने का तरीका बहुत बदल गया है, जैसे जैसे वक्त बदला है, पीढ़ियाँ बदली हैं, हाथ से बनाते बनाते अब ये मशीनों से इसे बनाते हैं, लेकिन जो इसका स्वाद है, इसका टेस्ट है, वो वही का वही है। तो आइए इसको मैं ज़रा चख लेती हूँ। हाथ का बना तो पता नहीं, लेकिन आपकी मशीन का बना हुआ अच्छा स्वाद है। और तो ये पेड़े यहाँ के मशहूर हैं, जो भी सैलानी आते हैं इसे खरीद कर ज़रूर जाते हैं।